आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर मेरे साथ डीयू के प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। आज सर, आज के दिन डॉक्टर साहब को कैसे याद करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। और भारत आज जिस प्रकार से चल रहा है, जिस तरह से चलना चाहिए, वो बाबा साहब की देन है। भारत के बहुत सारे लीडर्स अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे भारत कैसे चलेगा आगे, भारत कैसा भारत बनना चाहिए। तो जिस भारत की कल्पना की थी, उस भारत को कार्य रूप देने में, उस भारत को बनाने में बाबा साहब ने एक इंजीनियर की तरह काम किया। और मैं बताता हूँ कि बाबा साहब इंजीनियर कैसे थे। जैसे अभी बताया जा रहा था कि इस देश को टुकड़ों में पहले रखा गया था, जो कि जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद उस देश को कैसे चलाया जाए, उस चलाने वाली जो सॉफ्टवेयर दिया, जिसको हम संविधान कहते हैं, वो केवल बाबा साहब ने दिया। तो एक व्यक्ति जिसे पानी नहीं पीने दिया गया, उसने इस देश को बड़े बड़े डैम्स दिए। जिनके पास पैसा नहीं होता था, उनके रिकमेंडेशंस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। जिस व्यक्ति की मदर को, जिस व्यक्ति की माँ को, माता जी को इतने कष्ट झेलने पड़े, उन्होंने, और जिस व्यक्ति की पत्नी को उनके ना रहने से कष्ट झेलने पड़े और वो एक तरह से एक कुपोषण का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होगी, उसी व्यक्ति ने पूरे देश की महिलाओं को अधिकार दिए ताकि वो अपना जीवन जी सके। मैं बताता हूँ कि आज़ादी से पहले यहीं नहीं, दुनिया में भी ऐसा बहुत सारे कानून थे जहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने करके दिया कि राइट फ्रॉम डे वन, वन वोट वन वैल्यू, डॉक्टर अंबेडकर की देन है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया हो। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि वाटर इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी। वाटर इज पब्लिक प्रॉपर्टी यानी जिस व्यक्ति को आप सोचिए कि पानी को टच नहीं करने दिया जाता था, उन्होंने एक पॉलिसी बनाया कि वाटर इज पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे व्यक्ति को, जो कि मूलभूत रिक्वायरमेंट है जीवन की, ऐसे व्यक्ति पर देश का ऋण है और हम सबको बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। उस ऋण को उतारने के लिए बाबा साहब ने दो चीज़ें बताई है कि आप कोई ऐसा काम मत करिए जिससे ये देश खंडित हो, और आपको जब भी इस देश की ज़रूरत हो, आप अपने आप को ऑफर करिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो उसका आर्टिकल 1 से, आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जब बाबा साहब से पूछा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि भाई ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया या फेडरल स्टेट ऑफ इंडिया क्यों नहीं बना रहे आप, तो बाबा साहब ने कहा कि देखिए, यूनियन जो है वो इस देश को भगवान बुद्ध की देन है, और यूनियन का मतलब होता है कि देयर इज़ नो हायरार्की। ओके, यूनियन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टेट छोटा या बड़ा नहीं होगा। फेडरेशन में एक और दिक्कत होती है कि आपको एग्जिट फैसिलिटी होता है। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसा देश बनाना चाहता हूँ जिसमें पड़ोसी राज्य या देश भारत में आके मिल तो जाए, उनको एग्जिट फैसिलिटी ना हो। तो आई वांट अखंड भारत। तो वो इस तरह से कितना एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया का एक अच्छा निर्माण करके हमें अच्छा देश दिया है। एक और सवाल मेरा ये कि बाबा साहेब ने जो काम किया और जिस उद्देश्य के साथ वंचित वर्गों के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए काम किया, हम उन उद्देश्यों में उनके सपनों को कितना साकार कर पाएँ? देखिए, हर चीज़ को, हर कार्य को करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, और जो भेद है वो इस प्रकृति का नियम है। लेकिन हमारे साथ समस्या है कि प्रकृति ने छोटा बड़ा बनाया। प्रकृति जो नेचर है दैट क्रिएटेड डिफरेंसेस एंड वी क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन। उस डिस्क्रिमिनेशन से मिलने के लिए बाबा साहब ने जब संविधान बनाने लगे तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया। जब आपको अधिकार देने की बातें आई तो आर्टिकल 14 में ही एबोलिश अनटचेबिलिटी। उसके बाद से जब कोई कानून बन गया तो निश्चित रूप से डर तो लगेगा ही लोगों को, और नहीं तो पहले डर से अब सामाजिक समरसता से लोग एक दूसरा आने लगे हैं। और अब आज 50 साल और 70 साल की आप जब पूरे हिस्ट्री देखेंगे तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि बाबा साहब ने चालू किया। और एससी कमीशन आपने देखा होगा, एससी कमीशन 2.5 लाख रुपए इंटरकास्ट मैरिज में दोनों को देता है प्रमोट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी देन है सामाजिक समरसता के लिए और सोशल इक्वालिटी के लिए, अनटचेबिलिटी को फिनिश करने के लिए। तो अभी भी कितना काम होना बाकी है? काम तो बहुत बाकी है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी पड़ी हैं, और आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो बिल अभी लाया गया है 33% का, वो अभी आया है। महिलाओं के अधिकार की बात तो उन्होंने उस वक्त की थी। 1948 में बाबा साहब को जब संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, तो संविधान लिखने से पहले उन्होंने हिंदू कोड भी बना के
और महिला अधिकार की बात करके टेबल कर दिया गया था। एंड द देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर ये बिल पास नहीं होगा तो मैं रिजाइन कर दूँगा। 1951 में वो बिल वापस टेबल किया गया एंड वो इट वाज रिजेक्टेड बाय द देन पार्लियामेंट। और हिंदू कोड बिल में क्या था, इनको डिवोर्स का अधिकार, इनको पढ़ने का अधिकार चाहिए, इनको फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे अधिकार होना चाहिए। ये सब जो स्त्रियों को, और इससे पहले वो कर चुके थे कि इनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क पहले नहीं था, महिलाओं को कम पैसा मिलता था। सो इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर कि उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया। तो काम बहुत सारे बाकी हैं, उन्होंने अधिकार दिए। सॉरी, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल लाके जो चीज़ें करी वो उस समय पास नहीं हो सकी। 51 में रिजेक्ट कर दिया गया बिल। एंड द ग्रेटनेस ऑफ दैट पर्सन कि उन्होंने सेम डे अपना इस्तीफा दे दिया कि इफ़ आई कैन नॉट इंश्योर द राइट्स ऑफ हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, आई हैव नो राइट टू बी एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और सेम डे उन्होंने वो दे दिया। उसके बाद से बहुत काम किया 56 में जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तब तक। लेकिन महिलाएं आज जितने राइट्स एंजॉय करी, वही बिल बाद में टुकड़ों में पास हुआ संसद में, एक एक करके महिला अधिकार हाँ, के लिए उन्होंने और मुझे काम खुशी है कि मेरी एक बहन आज इस तरह से खड़ी होके और बेबाक बात कर रही है। किया। बिल्कुल। और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देश के लिए, देश के संविधान के लिए, वंचितों के अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो काम किया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।